कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका मयंक सर आप सभी से मिलने के लिए आ गया है। तो जैसे कि हम लोग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के साथ अच्छे से अच्छे कंटेंट को शेयर कर पाएँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल तरीके से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूँ कि जिस काम को आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, एक ना एक दिन उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। पूरा सिलेबस तो एक दिन में नहीं पढ़ाते, है ना, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल करके एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये आप पर डे कर रहे हैं ना तो चीज़ें हो जाएंगी। तो आज क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हम आए हैं और क्लास 9th के लिए एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का पूरा पूरा लेक्चर आपको सारा अपलोड करूंगा और सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट करेगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। बहुत पसंदीदा चैप्टर है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन क्या होता है ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशन के बारे में धीमे धीमे सब बताना शुरू करूंगा और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ग्रेविटेशन क्लास 11th में भी मिलेगा, 11th में भी आएगा। दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहां थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है और यहाँ उसका ओवरव्यू होता है। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत जैसी होती है, सबसे पहले हमें जानना है कि ये ग्रेविटेशन होता क्या है। व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिर्फ वही स्कूल वाला कॉन्सेप्ट, वही कोचिंग का, सॉरी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वही पुराने कॉन्सेप्ट पे हम बात करना शुरू कर देंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन वगैरह ना। ठीक है, इन द यूनिवर्स, सुनिएगा ध्यान से, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही है। दोबारा सुनिएगा, इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्रेविटेशन। यानी हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, वो तो हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना कहलाती है इसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन कहा जाता है। यानी मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, each and every object attracts each other। यानी हमारे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। अच्छा, अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स लगाएगा। भाई अगर मैं आपको खींच रहा हूँ, आप मुझे खींच रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में कुछ ना कुछ क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत आसान तरीका है भाई, मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे और तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो। कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, अगला शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग तो हमारी ग्रेविटेशन होती है। उसके बाद वही सबके गुरु, हमारे गुरु और आपके गुरु, फिजिक्स में जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, न्यूटन बाबा। तो न्यूटन बाबा आए और न्यूटन बाबा ने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट देना शुरू कर दिया। बाबा इसलिए क्योंकि बहुत सम्माननीय है, तो हम लोग आराम से बात करेंगे। बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, उनकी वजह से ही हम आप एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। फिजिक्स बहुत बड़ी होती है। ठीक है, देखिए तो बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है दोस्त, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कुछ बातें बताई, इसमें न्यूटन ने कुछ बातें बताई जिसको हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि चलिए मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये वाला है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है। इस ऑब्जेक्ट का मास है हमारा m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास हमारा क्या है, m2। और इनके सेंटर से ध्यान रखिएगा, इनके
सेंटर से इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली है r। क्या मान ली है दोस्त, क्या मान ली बेटा, मैंने मान ली है r। तो इसका मास m1 है, उसका मास m2 है, और दोनों की बीच की दूरी क्या है, r। तो ऐसा है ना कि दो ऑब्जेक्ट तो है और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा आओ, और ये भी क्या कह रहा होगा आओ। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। अब जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन बुला तो रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे बुला रहे होंगे, ये देखो F is directly proportional to the product of their masses। ये पहली बात बताई कि दोनों को जो मास होता है, इनका मल्टीपल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मास बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मास कम कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये पहली स्टेटमेंट निकल के आई। दूसरी, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये लो बड़ी बात देखो, इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर मास अगर बढ़ रहा था तो फोर्स बढ़ जाती, लेकिन यहाँ क्या होगा उल्टा, अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगी, और दूरी अगर कम होगी तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली समझिए, ये दोनों भी यहाँ मैंने बना रखा है, ठीक है। इसको उठाऊं और उठा करके लेके यहाँ चलाऊं, दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही दूरी बढ़ेगी अपने आप फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा ये ले, मैंने क्या कहा ये ले, तो जैसे मैं इसको उठाकर यहाँ लेके आऊंगा दूरी बहुत कम हो जाएगी, और जब दूरी बहुत कम हो जाएगी तो फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ये होता है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अब ये तो हो गया फ्रॉम 1 एंड 2। अगर दोनों में देखा जाए तो क्या होगा भैया, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इनके प्रोपोर्शनल है, दोनों आपस में अगर कंपेयर कर दिया जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या नहीं, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ये वाला साइन हटेगा ना, तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, एक नया कांस्टेंट आ जाता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो F बराबर हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, फॉर्मूला निकाल के लाए हैं कौन, न्यूटन जी। क्या, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोबारा से यहाँ लिखता हूँ, देखता हूँ क्या है, यानी F बराबर जो तुम पढ़ के आए हो, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे बात करते हैं, F क्या है, फोर्स, R क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, m1 m2 क्या है, मास। अब ये G क्या है, इसी के बारे में समझना है। इसी G को हम लोग कहते हैं, ये जो G है, इसी G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बात समझे बेटा। इसी G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकल जाती है, अभी याद कर लो, फिर निकलवा के दिखाता हूँ कैसे आती है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। आने वाली क्लासेस में मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताऊंगा कि क्यों आई, कुछ और क्यों नहीं आई, या कैसे आई, इसके बारे में जानना पड़ेगा। अभी जो समझाने का प्रयास करूंगा उसके बारे में बात करूंगा। ये तो मुझे याद था तो मैंने लिख दिया, तुम्हें थोड़ा याद है, तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और कैसे होगा, ध्यान दो, याद करने से बेहतर है पहले समझ लो कि हुआ कैसे। देखो फॉर्मूला को देखते ही यूनिट निकालते हैं। जिस भी किसी की यूनिट निकालना हो उसको आप अकेला कर दीजिए, उसको अकेला कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, अपने आप आंसर ये देखिए क्या फॉर्मूला था दोस्त। यानी अगर मैं बात करूं SI यूनिट ऑफ G, यानी हम कैपिटल G की SI यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लेके आइए। क्या फॉर्मूला है,
F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। G की बात करेंगे तो G कैसा होगा, G को अकेला कर दो, R को उठा करके नीचे से ऊपर पटक दो और इनको ऊपर चढ़ा के नीचे पटक दो, यानी G बराबर क्या होना चाहिए, G बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होना चाहिए। बात समझ लेंगे तो G बराबर क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इनकी यूनिट रख दीजिए और आंसर हमारे सामने। बताओ किसमें किसको नापा जाता है, देखो यहाँ से ये बताइए, फोर्स किसमें नापी जाती है, न्यूटन में, डिस्टेंस किसमें नापी जा रही है, मीटर स्क्वायर में, और सॉरी ये किलोग्राम, किलोग्राम तो क्या हो गया, किलोग्राम का स्क्वायर, तो क्या बनकर आ गया। अब इसको कई तरीके से लिखिए, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, या तो इनको ऐसे लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको जब नीचे से ऊपर लेके आओगे क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर का मतलब यहाँ पे -2। ये सारे तरीके होते हैं वैल्यूज को लिखने के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आराम से पढ़िए और बहुत आराम से समझिए। भागने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही दिन में तुम 21 दिन में पैसा डबल कर लो, समझ लो, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को समझने में समय लगता है, और एक बार अगर समझ गए ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया कि नहीं आया? अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया तो बात करें आगे। तो बहुत सिंपल, स्कूल में आने वाला बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, फिर सिंपली हो जाता है और ये काम खत्म करेंगे। ठीक है, लगातार इसको मिलते हैं और आगे भी इसको जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आज आपके हम ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी क्या होती है, ध्यान दीजिए। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी कुछ नया असल में नहीं है। ये जो ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन में क्या होता है, इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करूं तो वहां पर दो ऑब्जेक्ट थे, जिसका मास m1 था, एक का मास m2 थे। उन दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो जाता, यानी कहने का मतलब ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फोर्स होती है जो पृथ्वी के द्वारा लगाई जाती है, ये हमारी अर्थ के द्वारा लगाई गई फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हवा में आपने छोड़ दिया, वो कहाँ गिर रहा है, वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो नीचे की ओर यानी पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है, वो गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, यानी इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। अर्थ के द्वारा खींचा गया ऑब्जेक्ट जो होता है वो ग्रेविटी के कारण ही होता है। यानी इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए सर्कल है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, अर्थ है। डायग्राम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या है, अर्थ मान लीजिए कुछ देर के लिए, और कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है। ये इसको अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इस समय क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है भाई, अट्रैक्ट कर रही है। तो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर, अपने सेंटर की ओर किसी को खींचने का प्रयास कर रही है, आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, ऐसे फिनोमेना को हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी। इसके बारे में कई सारी बातें समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में बात करें तो पॉइंट वाइज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। अगला, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ध्यान रखिएगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से। सारी बातें मैं एक बार में लिख रहा हूं, आगे ध्यान दीजिएगा कि यहां अगर बात करें, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो।
यानी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, स्मॉल जी जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, मतलब वेरिएशन यहाँ पर है। ध्यान से सुनना, बात समझ रही? ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसकी वैल्यू बताओ। अगर वैल्यू बताओ कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ जी इज, यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हमारे अर्थ के द्वारा। अब अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग जी होता है, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। मून का अर्थ कंपेयर में कम होता है, किसी और प्लैनेट का अर्थ से ज्यादा होता है। तो जो मैंने यहाँ जी का मान लिखा है 9.8, ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के आया है, ये ग्रेविटी, ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी है। ठीक है, कितनी है हमारी अर्थ की, यानी क्या क्या कहते हैं, यानी इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द अर्थ, यानी अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स कहा जाता है। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। स्मॉल जिसे डिनोट किया जाता है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट बताया, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यानी ये नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी। यानी जी का जो मान है वो हमेशा लगातार बदलता रहता है। अब कैसे बदलता है, क्या बदलता है, वो चेक करते हैं और उसे पढ़ा जाता है, मैं बगल में यहाँ पे बना रहा हूँ, इन्हें कहा जाता है वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ जी, यानी स्मॉल जी में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं और कहाँ कहाँ तरीके से होते हैं। सबसे पहला जो वेरिएशन आता है वो आता है ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के शेप की वजह से होता है। दूसरे की अगर हम बात करें, जिसे कहते हैं ड्यू टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब यहां पर हाइट से होता है, इससे होता है, हाइट से होता है। ठीक है, अभी सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले एक बार सबको लिख दूं। और तीसरा हमारा होता है ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ की वजह से यानी गहराई की वजह से होता है। और चौथा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। यानी स्मॉल जी की जो वैल्यू चेंज होती रहती है वो इन चार कारणों की वजह से होती है। क्लास 9th वाले ध्यान देना, चार कारणों की वजह से होता है। सबसे पहले हमारे अर्थ के शेप की वजह से होता है, हमारा अर्थ का शेप कैसा है उसकी वजह से। दूसरा एल्टीट्यूड यानी हाइट की वजह से होता है। तीसरा ड्यू टू डेप्थ, गहराई की वजह से होता है। और चौथा रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो बोर्ड रफ करके आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में आपने समझा, वेरिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरिएशन के पहले टॉपिक होता है, ध्यान दीजिए, जिससे कहा जाता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी। यानी ये देखिए, अगला जो यहाँ पर है ये है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, यानी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है? कैपिटल जी को तो हम ग्रेविटेशन कहते हैं और स्मॉल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ध्यान दीजिएगा, यानी यहां समझते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल जी की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं, एस वी नो दैट
जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन है। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला कैसे बना आपने देखा होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकल के आ रही है, इन दोनों के बीच दूरी को मैंने आर से डिनोट कर रखा है। तो अगर दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो F बराबर क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है, दूसरा आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर सेकंड में फोर्स का, F बराबर होता है m इंटू ए। क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। तो F बराबर m इंटू ए होता है तो W बराबर mg भी होता है। कहने का मतलब ये लिखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि F बराबर क्या m इंटू ए नहीं होता, और अगर F बराबर m इंटू ए होता है तो क्या A बराबर हम G को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इसी फॉर्मूले में हम लिख लेते हैं F बराबर mg। तो अगर F बराबर mg भी लिखा जा सकता है तो ये तो W होता ही है, W मतलब वेट होता है, और वेट अपने आप में क्या होती है, फोर्स होती है। यहाँ पर F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पर F बराबर क्या हो गया, mg। ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है। क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। यानी अगर मैं बोलूं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करने पे क्या होना चाहिए, सर mg बराबर आप कर लीजिए जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ से एम एम को क्या कर दीजिए, घूमने भेज दीजिए। जाओ बेटा घूम के आओ। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही तो हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो g का फॉर्मूला है यही निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आया है, फॉर्मूला निकल के आया है g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर g का मतलब क्या होता है, g का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और m का मतलब क्या होता है, अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो मास ऑफ अर्थ होगा, और अगर मैं किसी भी प्लैनेट की बात कर रहा हूं तो कैपिटल M का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M का मतलब हो जाएगा मास ऑफ प्लैनेट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट। और R की बात करें तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ प्लैनेट के नाम से भी कह सकते हो, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्लैनेट की सरफेस पे है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जो भी सारा खेल होना है वो इसी में होना है। ये स्मॉल जी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ध्यान रखिएगा, स्कूल में टेस्ट होता है उसमें रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी पूछा जाता है। मतलब क्या पूछा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। वीडियो को हम कई पार्ट में बनाते हैं, कई पार्ट में बनाने के मेरे कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण मैं आपको बता दूं, पार्ट वाइज इसलिए बनाता हूं कि मुझे लगता है कि 9th के बच्चे को अचानक से पूरा लोड नहीं देना चाहिए। एक ही बार में 1 घंटे में 2 घंटे में लगातार एक वीडियो में सब कुछ ला करके अगर मैं भर दूं तो बच्चा लगातार पढ़ता, वो 9th का बच्चा है, 11 12 का नहीं कि हाँ सब मैनेज हो जाएगा। 9 10th के बच्चों को थोड़ा समझने में समय लगता है। 10-10 मिनट अगर 15-15 मिनट वो पढ़ेंगे तो धीमे धीमे वो पढ़ें, याद करें, समझें, जो ना है दोबारा समझें। छोटे छोटे टास्क देना चाहिए, ना कि अचानक से पूरा चैप्टर। वन शॉट तो हम बनाएंगे, लास्ट में जैसे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सारे के सारे चैप्टर को एक साथ कंक्लूड करके एक वन शॉट बनकर तैयार हो जाता है। तो जो कर सकते हैं, कैपेबल है, वो डेफिनेटली वन शॉट में जाकर देखेंगे, पूरा चैप्टर एक बार में मिलेगा। लेकिन जो नहीं कर पा रहे, कमजोर, कमजोर कोई नहीं होता, स्लो लर्नर्स कह सकते हैं,
कमजोर कोई नहीं होता, स्लो लर्नर। कुछ को बहुत जल्दी समझ में आता है, कुछ को थोड़ा सा देर में आता है, कुछ जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बाकी हर बच्चा अपने आप में होनहार बच्चा है, उस बच्चे के पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है, तो हम सबको एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये आप समझिए, जब हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो पांचों बच्चा कैसे बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर क्लास में 40-50 बच्चे बैठे हैं, सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना, टॉप 10 में तो टॉप 10 ही आएंगे। तो क्या बाकी के 40 बच्चे बेकार होते हैं क्या? नहीं, 40 बच्चे बेकार तो होते नहीं, वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं, आगे बढ़ेंगे, पास होंगे, नौकरी करेंगे, दुकान धंधा चाहे जो करें, कुछ ना कुछ अच्छा तो वो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो लगातार आप जुड़े रहिए। आज जो मैंने पढ़ाया वो स्मॉल जी के बारे में बताया और कैपिटल जी स्मॉल जी के बीच में रिलेशन के बारे में बताया। बढ़िया से पढ़ के, समझ के, रिवाइज करके आप मुझसे बात करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादातर दोस्तों को पहुंचाएं, जिससे उनका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और बेस जब मजबूत हो जाता है ना तो आगे दिक्कत नहीं होती है। यहाँ तो मेरी बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया, तो लगातार जुड़े रहो। अगले क्लास में हम बात करते हैं आपसे वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, चेंज करती रहती है। तो क्या क्या कारण है और क्या क्या तरीके से चेंज होती है। सबसे पहले जो कारण निकल के आता है वो कारण ये निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कारण है, सबसे पहला मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ के शेप की वजह से सबसे पहले जी चेंज होती है, यानी इक्वेटर पर अलग होती है, पोल्स पर अलग होती है, इन सारे अलग अलग जगहों पर जी का मान अलग आता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जी के अगर मैं शेप की बात बताऊं कि हमारे अर्थ का जो शेप होता है, अर्थ का शेप आपने देखा होगा कि स्फेयर की शेप में होता है। छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, यानी उससे कहा जाता है कि हमारी अर्थ कैसे एक स्फेयर है। जब आगे फर्दर वो नेक्स्ट क्लास में पहुंचता है तो वहां पर उसको पता लगता है कि नहीं सर, पृथ्वी गोल तो नहीं है, हल्की सी एलिप्स के शेप में है, हल्की सी ऊपर से दबी हुई है। तो यहाँ पे एलिप्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा शेप होता है हमारे अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें। अब आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे अर्थ के सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा ध्यान से जी, तो यहाँ पर आपका होता है इक्वेटर। ये आपकी कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर। यहाँ पर होता है इक्वेटर और ऊपर जो होते हैं हमारे होते हैं पोल्स। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने जी के बारे में आपको बताया, जी का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जी का फॉर्मूला, देखिए यहाँ देखिए इक्वेटर के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है, जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। इनवर्सली का मतलब आप जानते हैं कि अगर एक को बढ़ाते हैं तो अगला कम हो जाता है, यानी अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो जी कम हो जाएगा, आर कम करूंगा तो जी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर सेंटर से बात करें, यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें, तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ इक्वेटर, और यहाँ की अगर बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ पोल। अब यहाँ पर देखने में समझ में आ गया, क्या समझ में आ रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ज्यादा है और रेडियस ऑफ जो पोल है वो कम है। क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दूरी क्या है, ज्यादा है, और ये दूरी क्या है, कम। तो अगर इक्वेटर पर दूरी ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर पे दूरी क्या है, ज्यादा, अगर दूरी ज्यादा होगी तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, और यदि दूरी कम होगी तो जी का मान क्या होगा, ज्यादा। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेडियस कहाँ पाया गया, इक्वेटर पे। तो अगर ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम रेडियस जो निकल के आ रहा है
वो इक्वेटर पे निकल के आ रहा है, अगर ये हमारा मैक्सिमम हो गया तो जी हमारा कैसा होगा, मिनिमम होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर यहाँ पर दूरी ज्यादा है, इसका मान, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर जी कम होगा। यानी ग्रेविटी एट ई की बात करें, देखिएगा ये तो ग्रेविटी, अरे यार क्या हो गया, ई की बात करें और यहाँ पर ग्रेविटी एट पी की बात करें, इसका मतलब यहाँ दूरी ज्यादा है तो यहाँ का जी कम होगा, यहाँ दूरी कम है इसका मतलब यहाँ का जी ज्यादा होगा, इसका मतलब ये निकल के आता है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी इज मिनिमम, यहाँ पर जो हमारा जी होता है वो मिनिमम होता है, और यहाँ की बात करें तो जी इज मैक्सिमम। यानी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के शेप के हिसाब से बात करें तो समझ में आता है कि इक्वेटर पे जी का मान क्या हो गया, मिनिमम होता है, और पोल पे हमारे मैक्सिमम होता है। तो नोट करके यहाँ पे लिखने वाली बात है, आप सभी यहाँ नोट करिएगा। नोट ये करना है कि जी इज मैक्सिमम, जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, यानी हमारे पोल्स पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा जी इज मिनिमम, मिनिमम एट इक्वेटर, अगर इक्वेटर और पोल की बात करते हैं तो, ठीक, इन दोनों में ऐसी बात करें। अब यहाँ पे कई सारे सवाल हैं, जैसे कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोल से इक्वेटर की ओर आता है, कहाँ आता है, पोल से इक्वेटर की ओर अगर आता है, ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, पोल से चलकर आ रहा है, कहाँ की ओर आ रहा है, इक्वेटर की ओर आ रहा है। तो बताओ, पोल पर जी का मान मैक्सिमम है, इक्वेटर पे जी का मान क्या है, मिनिमम है, और आप कहाँ से आ रहे हैं, पोल से चल रहे हैं, इक्वेटर पे आ रहे हैं, जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो आप कहेंगे जी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा से कम हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीज करेगा। या इसका उल्टा पूछा जाए कि अगर इक्वेटर से कहाँ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है, यानी अगर चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखाया जाए कि इक्वेटर है, इक्वेटर से जा रहा है कहाँ पर, पोल्स की ओर, अगर इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है यानी मिनिमम से क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है, नाइन्थ क्लास के हिसाब से इतना ही चलेगा अभी तो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। पहला केस इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमारा दूसरा यहाँ पर केस निकल के आता है, शेप, आपने शेप कलर दिखा है, देखिए, ड्यू टू द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ध्यान दीजिए कई सारे के सामने, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, क्या बात, सर्कल बन गई, और बनी, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, अर्थ है। अब यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे, ये निकल जाता है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी किसी हाइट h पे आ गया है, ध्यान दो, ये है मेरी हाइट h और ये अर्थ का रेडियस हमारा r। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट पहुंच गया है तो इसका मतलब धीमे धीमे वो पृथ्वी की सतह से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, सर यहाँ पे जो g का मान होता है, यानी g का मान हमने कहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पर यानी जी एच एच हमें क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। यानी जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं कि जी का जो फॉर्मूला है, जी एट सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है, यानी एस ऑब्जेक्ट मूव, एस ऑब्जेक्ट मूव एट हाइट h, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट
किसी h ऊंचाई पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी तो हमारा कैपिटल जी रहेगा, मास ऑफ अर्थ हमारा मास ऑफ अर्थ रहेगा, लेकिन दूरी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब जी एच एट बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे कैपिटल आर बना दे तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी क्या समझ में आता है, यहां से समझ में आ रहा है कि हमारी दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई। और यदि यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जी का मान क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। इसका मतलब नोट करने वाला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्या नोट करना है कि जैसे ऑब्जेक्ट ऊंचाइयों पे जाता है, एज ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा कहां जाता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर जाएगा, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी क्या समझते हैं, बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, कम, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीज करती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पे जाएंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या करेगी भाई, डिक्रीज। और यही कारण है कि आप समझिए, आपको मालूम होगा कि जैसे हम लोग स्पेस में पहुंचते हैं, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं, हमारे स्पेस में जी का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। शुरुआत में कितना था, 9.8, धीमे धीमे ऊपर चलना शुरू करते हैं, 9.8, 9.7, 9, 8, 6, 5, 4, 3, करते करते एक समय आ जाएगा, क्या जाएगा, 0। तो जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जाएंगे जी का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है। क्या बात समझ में आ रही, यानी पृथ्वी की सतह पे 9.8, ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा। नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए भाई। और तीसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे निकलता है वेरिएशन में, एज ऑब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ की वजह से क्या होता है, डेप्थ की वजह से बहुत आसान है। जैसे ये देखिए कि अगर हमारा ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर में जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे आना शुरू करते हैं, अर्थ के सेंटर की ओर जाएंगे, अर्थ के सेंटर की ओर मूव करना शुरू करोगे, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। अर्थ का जो जी होता है डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है कब, जब आप अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि सेंटर पर जब पहुंच जाएंगे, यहाँ पर सेंटर पर जी का मान 0 हो जाता है, यानी वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में जी का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, जी का मान 0 हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह पे 9.8, ऊपर जाओगे तो भी कम हो जाएगा और नीचे जाओगे तो भी कम हो जाएगा, यानी जहां पर आप हैं वहीं सबसे बेहतर व्यवस्था में आप हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। इसके बाद कुछ फैक्ट के बारे में आप जान लीजिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट जान लीजिए। फैक्ट जैसे कि बात कर रहे हैं, जनरल बात बता रहा हूँ कि अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग जी होता है। कुछ प्लैनेट का जी अर्थ से ज़्यादा है और कुछ प्लैनेट का जी अर्थ से कम होता है। उन्हीं में से अगर अपने मून की बात करें तो मून का जो जी का वैल्यू है वो अर्थ से कम होता है। वैल्यू ऑफ जी एट मून इज लेस देन अर्थ, यानी हमारे मून पर, कहां पर, हमारे मून पर जी का जो मान है वो अर्थ से कम होता है।
और एक फैक्ट आपको और बता दूं कि जो हमारा वेट होता है ना, वेट जो पृथ्वी पर होता है और जब हम चंद्रमा पर चले जाते हैं तो 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6। यानी अगर आप अगर यहाँ पे 60 किलो के हैं और आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो जो 60 किलो का वजन है वो आपको 60 किलो का वजन वहां पर दिखाई ना दे करके उसका 1/6 हो जाता है। तो इस बारे में जानकारी में आप इस बात को रखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े। हम लोग का बेटा यहाँ पर हो गया वेरिएशन जी में, 9th क्लास के हिसाब से जी का वेरिएशन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 9th क्लास के हिसाब से जी का वेरिएशन हो गया तो अगला टॉपिक आता है यहाँ पे, छोटे टॉपिक है फ्री फॉल। ध्यान दीजिए, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब क्या है? When an object fall freely towards the earth, यदि मान लीजिए मार्कर है, ठीक, मार्कर दिख रहा है, मार्कर है, मैं इसको छोड़ देता हूँ बिना किसी फोर्स को लगाए। जैसे मैंने इसको छोड़ा, अब ये मार्कर अपने आप नीचे की ओर गिर गया। मैं इसको दबा के नहीं फेंक रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब ये नीचे की ओर गिर रहा है, यही क्या कहलाता है? फ्री फॉल। यानी when an object fall freely towards the earth, यानी ये रहा ऑब्जेक्ट और इसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये नीचे की ओर गिर गया। जब ये नीचे की ओर गिरेगा इसे ही क्या कहते हैं? हम फ्री फॉल कहते हैं। कई माध्यम से समझे, यानी इसको समझिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। When an object fall freely towards the earth, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप पृथ्वी की ओर गिरना शुरू कर देता है, नीचे की ओर गिर जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। कई एग्जांपल, जैसे आप लिफ्ट समझते हैं ना, लिफ्ट, आप लिफ्ट के अंदर हैं, लिफ्ट या तो ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही होगी। चलिए मान लेते हैं कि लिफ्ट आपकी कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। लिफ्ट आपकी ऊपर की ओर जा रही है और अचानक से उसकी केबल टूट जाए। अगर केबल टूट जाएगी तो तुरंत वो लिफ्ट कहाँ आएगी? नीचे की ओर आएगी। आप पूरा पूरा फ्री फॉल क्या करेंगे? महसूस कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप बताने के लायक ना रहें। यानी बात समझ में आ रही है? आप अपने आप नीचे गिरेंगे तो वो क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगला टॉपिक जो है वो आपका वेट और मास है, तो यही पढ़ा कर इसको खत्म करते हैं। ध्यान दीजिए, वेट और मास को एक साथ कंपेयर करके पढ़ा देता हूँ, ठीक, आसान रहेगा। यानी हम यहाँ लिखते हैं वेट और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग मास। या तो इनको अलग अलग पढ़ाते हैं या तो यही समझाते हैं, एक ही कर दोनों साथ। व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? वेट एक प्रकार की फोर्स होती है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये लिखेंगे, वेट यानी इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट एक प्रकार की क्या होती है? फोर्स होती है। और मास क्या होता है? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए, वेट एक प्रकार का बल है। वेट एक प्रकार क्या होती है? फोर्स होती है। और मास कोई फोर्स नहीं है, मास क्वांटिटी होता है, कितना वो पार्टिकल है, कितना वो मटेरियल है, उसे हम कहते हैं मास। और वेट क्या होती है? एक प्रकार की फोर्स होती है। धीमे धीमे आगे शुरू करते हैं। यानी अगर फोर्स है तो नापा कैसे जाएगा? फोर्स नापने का तरीका ये है कि W बराबर होता है M इंटू जी। ध्यान रखिएगा, W बराबर क्या होता है? M इंटू जी। M का मतलब यहाँ पर क्या है? M का मतलब यहाँ पर होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। M का मतलब क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और G का मतलब यहाँ क्या है? G का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ मास को तो हम लोग सिंपल सिंपल क्या करते हैं? M का मतलब यहाँ पर मास तो होता ही है, और मास अपने आप में क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। आगे शुरू करते हैं। वेट जो होता है हर जगह बदलता रहता है, क्योंकि जी का जो मान है वो बदलता है। अभी आपने पढ़ा, इसी लेक्चर में आप पढ़े पिछले, कि जी का मान हर जगह क्या होता है? बदलता है। तो यदि अगर जी का मान बदलेगा तो डब्ल्यू की वैल्यू भी अपने आप बदल जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तीसरे पॉइंट की, कि वेट will varies
एस पर जी। जी के अनुसार वेट का वैल्यू क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन यहां अगर बात करते हैं मास इज कांस्टेंट, मास हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। वेट बदलता रहता है लेकिन मास कभी भी नहीं बदलता है। क्या मेरी मास मतलब जगह के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी पे हमारा वजन 60 है, 60 के आसपास में 60 न्यूटन के आसपास है। मून पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बदल जाएगा लेकिन मास बदलने वाला नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ समझते हैं, क्योंकि ये फोर्स है, इट मे बी पॉजिटिव, वेट या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है और या तो जीरो। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में क्या एक फोर्स है। हो सकता है आपका जी का मान जीरो हो, और जी का मान जीरो हो गया तो मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है। हो सकता है आपका जी का वैल्यू कभी नेगेटिव बन जाए। अगर कभी भी नेगेटिव बन जाता है तो ये समझ में आता है, वैसे ऐसा रेयर होता है। तो आप पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव या तो जीरो, सारा डिपेंड करता है जी के ऊपर कि जी की वैल्यू क्या है। क्योंकि कुछ केसेस में जी की वैल्यू माइनस होती है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो जी का वैल्यू प्लस में आता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो जी का वैल्यू माइनस में लिया जाता है। तो उस कंडीशन में इसको बनाया जा सकता है। आगे सुनिए ध्यान से, यहाँ की अगर बात करते हैं मास कांस्टेंट, लेकिन यहाँ मास इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी ये हमेशा क्या हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और जीरो ही होता है। नेगेटिव मैंने क्यों लिख दिया, नेगेटिव के बारे में ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो तुरंत वो कहेंगे गलत है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ दिक्कत क्या है। रियल में वेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात को आप समझिए। या तो होगा या तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि वेट अपने आप में क्या है, वेट अपने आप में क्या होती है, फोर्स होती है। तो अगर ये फोर्स है तो कुछ जगहों पर फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जी की वैल्यू नेगेटिव रखने की वजह से यहां पर इसको रखा जा सकता है। क्योंकि वेट डाउनवर्ड की तरफ लगता है तो पॉजिटिव और कभी जैसे अपवर्ड फोर्स लगना शुरू होती है। अपवर्ड फोर्स जब लगना शुरू करती है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो कुछ जगहों पर ये नेगेटिव लगा दिया जाता है। लेकिन थियोरेटिकली अगर बात करें तो ये है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को स्कूलों में बहुत रेयर टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज है ना, एक कह सकते हो कि एक कह सकते हैं आप कि ये हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि बच्चा पॉजिटिव समझ लेगा, जीरो समझ लेगा, लेकिन बोलेगा सर मेरा वजन -5 थोड़ा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, सही बात है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स होती है। कभी कभी अगर अपवर्ड लग जा रही है तो कुछ जगहों पर इसको थ्योरेटिकली रखा जाता है, अदरवाइज नहीं। 9th क्लास के लिए पॉजिटिव जीरो से आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो वेट और मास को यहाँ रखेंगे और आगे मेरी बात सुनिए, ठीक है। यानी आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जो आज ही वीडियो देख रहे हैं इसको देखने के पहले वो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट अगर आप देख लेंगे और लाइन से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस बात की मेरी 100% श्योरिटी गारंटी है कि आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। बहुत पेन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। अगले लेक्चर में इस चैप्टर का हम आपको माइंड मैप दे देंगे और माइंड मैप के साथ ही साथ आपको हम इसके न्यूमेरिकल और बाकी बची हुई चीजें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए, फ्री होके पढ़िए, बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़िए। 1 रुपए की कोई भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपके साथ हमेशा मैं जुड़ा हूँ, हमेशा जुड़ा रहूंगा। इन फ्यूचर आपको कभी कोई दिक्कत आती है बेहिचक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा।